हेलो दोस्तों, चलिए देखते हैं डिफेंस नंबर 13 का सोल्यूशन, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछता है कि वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट कितना होगा। तो हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक है। अब क्या है कि ऑप्शन में डेसिमल के दो ही प्लेसेस तक है ना। तो अगर आप डेसिमल के दो प्लेस तक देखना चाहते हो तो आपको इस 6 को हटाना पड़ेगा। अब नियम ये कहता है कि जहाँ से हम चीज़ों को हटा रहे हैं वो चीज़ अगर 5 से बड़ी है तो सामने वाले में 1 ऐड करते हैं, 5 से छोटी है तो हम एज इट इज़ रहने देते हैं, लेकिन ये तो 5 से बड़ा है तो सामने ऐड करो। तो ये हो जाएगा 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? आई थिंक इसका ऑप्शन नंबर डी सही है ना। 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन। तो इम्पल्स सरफेस टेंशन नहीं, मैंने आपसे कहा था कि इम्पल्स और मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा, क्योंकि इम्पल्स होता ही है चेंज इन मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क नहीं, एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट का सेम होता है, याद होगा। वर्क एंड टॉर्क, हाँ बिल्कुल, वर्क और टॉर्क का सेम होता है। यंग्स मॉडुलस एंड एनर्जी नहीं दोस्तों, यंग्स मॉडुलस का प्रेशर स्ट्रेस इनके इक्वल होता है ना। तो ठीक है, इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशनल फार्मूला m⁴A L⁴B एंड T⁴C है। अब वो क्या हो सकता है? तो प्रेशर। तो दोस्तों एक काम करते हैं, हम लिखते हैं प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का होता है mL_T⁻2 और एरिया का हो जाता है L²। L से L कैंसिल हो जाएगा तो अल्टीमेटली m और L ऊपर जाएगा तो L⁻⁻1 और T⁻²। ठीक है। तो इसका मतलब हुआ A की जगह पे हमको 1 रखना है, B की जगह पे -1 रखना है और C की जगह पे -2। इसका मतलब यही वाला ऑप्शन सही रहेगा, है कि नहीं? बाकी भी आप चेक कर सकते हैं वेलोसिटी का। तो दोस्तों वेलोसिटी का हो जाएगा m का 0, L का 1 और T का -1। ठीक है। वेलोसिटी का LT-1 होता है मीटर पर सेकेंड। मीटर इज यूज फॉर लेंथ और सेकेंड इज यूज फॉर टाइम, तो टाइम ऊपर जाएगा, T का पावर -1 बनेगा। तो देख लो, A की जगह पे यहाँ 1 दिया है जबकि A की जगह पे हमको 0 चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। अगला एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का होता है m0 L t-2 है ना। तो L का पावर 1 रहेगा। तो इसको चेक कर लो, m0 है और यहाँ 1 दिया है तो ये भी नहीं होगा। अगला वाला फोर्स, तो दोस्तों फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है, सब रटा हुआ है हम लोगों ने, mLt-2। तो m का 1 L का 1, तो A का 0 दिया है जबकि यहाँ 1 है तो ये भी नहीं होगा। और ठीक है, सिंगल करेक्ट है तो पहला ही ऑप्शन सही था, तो वही आंसर रहेगा। ठीक है। ये क्वेश्चन कहता है वेलोसिटी है, t जो है वो टाइम है, और आपको ए बी सी के बारे में बताना है कि उसका डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होगा। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू AT+B/T+C है। अब एक बात है दोस्तों, चूंकि इसको और इसको ऐड करके ये मिल रहा है और ये एक वेलोसिटी है, तो कंफर्म है कि ये भी वेलोसिटी होगा, ये भी वेलोसिटी होगा। ये पढ़ा था हमने, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। हम हमेशा उन्हीं दो लोगों को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका डायमेंशनल फार्मूला सेम हो, और ऐड करने और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमको जो रिजल्ट मिलेगा उनका भी डायमेंशनल फार्मूला वही होगा जो उन दोनों का था। यानी अगर ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी का डायमेंशन वाला होगा और ये भी वेलोसिटी का डायमेंशन वाला होगा। तो दोस्तों एक काम करते हैं, हम लोग लिखते हैं कि ए टी का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला के इक्वल होगा। हमको ए का निकालना है तो क्या करें, टी को नीचे लेके चले जाएं। तो v/t का, और v का होता है LT-1, और दोस्तों टी का तो खैर टी ही रहेगा। अब ये टी ऊपर जाएगा तो यहाँ से आपको मिल जाएगा L, टी ऊपर जाएगा T⁻⁻1, पहले से T⁻⁻1 है तो T⁻⁻2, तो मिला जुला के ए आ रहा है LT-2। LT-2 किस में बस एक में ही है दोस्तों, एक में ही है, तो आगे का चेक करने की भी जरूरत नहीं है। यही तो ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस की खूबसूरती होती है कि 2-3 चीज़ें निकालनी, अगर एक मिल गया या 2 मिल गया जो कि बाकी सब में नहीं है तो वही आंसर हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास तो फुर्सत, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से, ये नीचे वाले को देखो, नीचे वाले को देखो दोस्तों, ये इसको देखो, इस पर फोकस करो, इस पर फोकस करो। यहाँ भी 2 चीज़ों को ऐड किया गया है तो कंफर्म है कि इसका डायमेंशनल फार्मूला और इसका डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। इसका मतलब ये है कि सी का डायमेंशनल फार्मूला वही होगा जो टी का डायमेंशनल फार्मूला होता है। और दोस्तों टी तो टाइम है, तो टाइम के लिए हम टी सिंबल यूज करते हैं। तो देख लो सी का टी, और ये है भी सी का टी आ रहा है।
चलिए अब एक और बात है, इस पूरे का डायमेंशनल फार्मूला वही होगा जो वेलोसिटी का है। अरे ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, तो हम लिख सकते हैं कि b डिवाइडेड बाई टी प्लस सी का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो वही होगा जो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला। अब एक और बात है, t का भी डायमेंशनल फार्मूला टी होगा और सी का भी डायमेंशनल फार्मूला टी होगा, यानी ये नीचे वाला जो पूरा है ना इसका डायमेंशनल फार्मूला टी आएगा। ठीक है, तो मिला जुला के देखा जाए तो बी और नीचे वाले का डायमेंशनल फार्मूला होगा टी। अरे भाई टाइम में टाइम जोड़ोगे तो टाइम ही मिलेगा तुमको, वेरी गुड। और इसका हो जाएगा एल टी माइनस वन। अब ये टी इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो जब ये टी इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो टी टू द पावर माइनस वन है, और दोस्तों टी जब आके मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल कर लेगा, है ना। लिख ही देता हूँ टी टू द पावर माइनस वन और इंटू टी। अब यहाँ टी टू द पावर वन है तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा, तो मिला जुला के बस आपको एल मिल जाएगा। तो बी का डायमेंशनल फार्मूला एल का डायमेंशनल फार्मूला होगा। क्लियर है? बोलो तो दोस्तों, तो ये ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कह रहा है कि द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। दोस्तों कैपिटल जी का पूछ रहा है कितना होगा डायमेंशनल फार्मूला। तो हम कैपिटल जी की वैल्यू याद करें हैं 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो अब यहाँ से हम जी का लिख सकते हैं, न्यूटन इज यूज्ड फॉर फोर्स, तो ये हो जाएगा ml/t माइनस 2, मीटर इज यूज्ड फॉर लेंथ तो एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई केजी इज यूज्ड फॉर मास तो m का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखा जाए तो दोस्तों m से m कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, अब ये m ऊपर जाएगा तो m टू द पावर माइनस वन l का क्यूब हो जाएगा ना, क्योंकि l है और l का स्क्वायर है, और t टू द पावर माइनस टू हो जाएगा। तो यहाँ से आपको g का मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला मिलता है। ऑप्शन चेक कर लो, m माइनस वन L3 t माइनस टू, विच इज ऑप्शन नंबर ए इटसेल्फ। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्लैंक्स कांस्टेंट हैज अ डायमेंशन ऑफ। दोस्तों मैंने कहा था कि प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन वही होता है जो एंगुलर मोमेंटम का होता है, हम ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कह रहा है कि द टाइम डिपेंडेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी p है ना, p इज इक्वल टू समथिंग p नॉट exp माइनस अल्फा टी स्क्वायर। दोस्तों exp का मतलब होता है e टू दी पावर, तो e टू दी पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर ऐसा करके दिया हुआ है। वेरी गुड। कह रहा है कि वेयर अल्फा इज अ कांस्टेंट एंड t इज द टाइम, द कांस्टेंट अल्फा हैज डायमेंशन। अच्छा, अल्फा का आपको डायमेंशन चाहिए, तो दोस्तों एक बात है, मैंने कहा था कि e टू दी पावर x अगर हो, है ना, e टू दी पावर x अगर हो तो पूरा का पूरा e टू दी पावर x और ये x दोनों डायमेंशन लेस होते हैं, दोनों डायमेंशन लेस होते हैं। तो यहाँ e का पावर कितना है, e का पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला 1 होगा। क्यों? क्योंकि e के पावर में कुछ भी रहे वो डायमेंशन लेस होता है, तो ये पूरा डायमेंशन लेस है। माइनस साइन को इग्नोर कर सकते हो क्योंकि यहाँ तो माइनस वन छुपा है ना, और माइनस वन एक यूनिट लेस कॉन्स्टेंट है, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला 1 हो जाएगा। मास में भी 0, लेंथ में भी 0, टाइम में भी 0। ठीक है, सही है। तो अब हम क्या करें, यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए हमको 1/t स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला देखना होगा। तो अल्फा का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा, हम यहाँ टी टाइम है ना, तो कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये कूद के ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा टी टू दी पावर माइनस टू। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। इट हैज़ अ डायमेंशन ऑफ टी टू दी पावर माइनस टू। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी मेक्स एन एंगल अल्फा विथ ए एंड बीटा विथ बी। अच्छा, देन बीटा ग्रेटर देन अल्फा, ए अल्फा ग्रेटर देन बीटा। अच्छा, ये बताया नहीं ना कि एक बड़ा है कि बी बड़ा है। अच्छा, यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है कि अगर ए बड़ा है बी से तो अल्फा छोटा होगा बीटा से, और अगर ए इक्वल है बी के। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो कि हमने ए को बड़ा बनाया, क्योंकि यहाँ दिया है ऑप्शन में ए बड़ा है बी से इसीलिए, और बी को हमने छोटा बनाया। तो एक बात तो आप जानते हैं कि जो रिजल्टेंट होगा दोस्तों, रिजल्टेंट जो होता है, जो आपका रिजल्टेंट होता है, एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा और ठीक से ड्रॉ करने दो, है ना, ठीक से ड्रॉ करने दो। तो कहने का मतलब है इसके पैरेलल ये रहेगा और इसके पैरेलल ये रहेगा कहीं यहाँ। हाँ ठीक है, तो जो रिजल्टेंट होता है वो अल्फ़ा के साथ
सॉरी ए के साथ अगर अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है, बी के साथ अगर बीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, तो जो रिजल्टेंट होता है वो बड़े वाले वेक्टर की तरफ ज़्यादा झुका होता है, यानी उसके साथ एंगल छोटा होगा। आप समझ रहे हैं? तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर ए ग्रेटर देन बी है तो अल्फा लेस देन बीटा होगा, अल्फा छोटा होगा बीटा से, उसकी तरफ ये ज़्यादा झुका रहेगा। यही तो कह रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी ही सेम है। यहाँ क्या बोल रहा है कि ए इज इक्वल्स टू बी, तो दोस्तों अगर ए और बी इक्वल हो जाए, रिजल्टेंट एकदम बीचों बीच होता है, यानी अल्फा और बीटा भी इक्वल होना चाहिए। आप समझ रहे हो? और ये दोनों तो मीनिंगलेस है, ठीक है, इसलिए क्योंकि पता नहीं है ना कि ये बड़ा है कि बी बड़ा है, इसमें पता है कि ये बड़ा है, तो उसके हिसाब से हमने डिसाइड किया कि अल्फा बड़ा होगा कि बीटा बड़ा होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। क्वेश्चन कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ पेयर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स आर गिवन, ठीक, विच पेयर ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैन नॉट बी एडेड टू गिव अ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 13 सेंटीमीटर। अच्छा, दो डिस्प्लेसमेंट है और दोनों को ऐड करना है। कहता है कि इसमें से कौन सा है जो हमको 13 सेंटीमीटर नहीं दे सकता है। तो पहली बात तो ये दोस्तों कि दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट मैक्सिमम ए प्लस बी होता है, यानी दोनों को जोड़ के बनेगा, और मिनिमम ए माइनस बी होता है, यानी दोनों को सब्ट्रैक्ट करके बने। मैक्सिमम के लिए दोनों वेक्टर्स को सेम डायरेक्शन में अप्लाई करना होता है, मिनिमम के लिए दोनों वेक्टर्स को अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करना होता है। तो अगर मैं इसके लिए पूछूं कि रिजल्टेंट मैक्सिमम कितना होगा, तो दोस्तों जोड़ लेना 20 सेंटीमीटर, और रिजल्टेंट मिनिमम कितना होगा, तो इसमें से इसको माइनस कर लेना, कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी रिजल्टेंट 12 और 20 के बीच में आना चाहिए। ये कौन सा है? ये 13 है, ये 13 है, यानी ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। इसमें देखो, तो इसमें रिजल्टेंट मैक्सिमम कितना होगा, तो 27 सेंटीमीटर, और रिजल्टेंट मिनिमम कितना होगा, तो 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जाहिर सी बात है 13 तो हो ही सकता है, हो ही सकता है, और 13 और 27 के बीच का भी सारा हो सकता है, तो ये भी पॉसिबल है। हमको एक्चुअली ना कैन नॉट बताना है, तो जो पॉसिबल नहीं है वो हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए इसमें रिजल्टेंट मैक्सिमम कितना होगा, तो ऐड कर लो 16 सेंटीमीटर, और रिजल्टेंट मिनिमम कितना होगा, तो सब्ट्रैक्ट कर लो 14 सेंटीमीटर, है ना, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 14 और 16 के बीच में सब कुछ रहेगा। 13 इनके बीच में ही आता है, नहीं नहीं सॉरी, 13 इसके बीच में कहाँ आता है, 13 तो इससे छोटा हो गया ना, यानी ये पॉसिबल नहीं है। तो यही हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों, यही सही ऑप्शन होगा, ठीक है। इसमें भी देख ही लो, इसमें भी देख ही लो, मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना होगा दोस्तों, तो मैक्सिमम रिजल्टेंट होगा 8 और 6 14 सेंटीमीटर, और मिनिमम रिजल्टेंट कितना होगा, तो मिनिमम रिजल्टेंट होगा 8 में से 6 गया 2 सेंटीमीटर, यानी 14 और 2 के बीच में आएगा। ये क्या है भाई, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है ना। हमको कितना चाहिए, कैन नॉट बी एडेड टू गिव अ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 13 सेंटीमीटर, तो ये पॉसिबल है। अच्छा सॉरी सॉरी, पॉसिबल है ना, पॉसिबल है, लेकिन ये हमारा आंसर थोड़े ना होगा, पॉसिबल है हमारा आंसर थोड़े ना, हमारा आंसर तो वो होगा जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कंफ्यूजन हो गया था, तो इसका ऑप्शन सी ही सही रहेगा, ठीक है। अगला कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r विथ स्पीड v इज 36 न्यूटन। अच्छा, मतलब कोई पार्टिकल है जो r रेडियस में, उसका मास m है और v वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। व्हाट इज द फोर्स, व्हाट विल बी द फोर्स इफ रेडियस इज इंक्रीज टू, इफ होना चाहिए, इफ रेडियस इज इंक्रीज टू 2r एंड वेलोसिटी इज डिक्रीज टू v/3, तो फोर्स क्या होगा, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला वो यहाँ देना चाहिए, हिंट में देना चाहिए, मैं जो डीपीएस होगा उसमें डाल दूंगा, हिंट छूट गया है उसमें, वैसे है भी हिंट में। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv² / r, ठीक है ना दोस्तों, तो mv² / r। अब मैं ना सबसे आसान तरीके से बताता हूँ कि एक स्मार्ट स्टूडेंट कैसे सोचता है। तो सुनो, शुरू में फोर्स कितना था, 36 न्यूटन का था, तो वो लिख लेगा 36 न्यूटन, फिर देखेगा कि वेलोसिटी को क्या किया गया है, वेलोसिटी को 3 गुना कम किया गया है। फोर्स जो है वो वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है,
तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी के स्क्वायर है, और फोर्स जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है। तो अब चूंकि इसको 3 गुना कम किया गया है, तो ये 3 का स्क्वायर टाइम्स कम हो जाएगा, इसका मतलब ये 9 टाइम्स कम हो जाएगा, तो 9 टाइम्स कम कर लो। अच्छा, रेडियस जो है वो 2 गुना बढ़ाया गया है, तो रेडियस को 2 गुना बढ़ाओगे तो फोर्स 2 गुना कम हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिश्ता है, तो इसको और 2 गुना कम कर लो। समझ गए? इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा? 18 न्यूटन। ऐसे सोचेंगे हम लोग। आप समझ रहे हैं? नहीं तो फिर 2 केस बना के आप सॉल्व करिएगा, हो जाएगा। मैंने क्या कहा कि ओरिजिनल फोर्स कितना था? 36 न्यूटन। अब देख लो क्या छेड़खानी हुई है। तो छेड़खानी ये हुई कि वेलोसिटी को 3 गुना कम किया गया, तो फोर्स जो होगा 3 का स्क्वायर गुना कम हो जाएगा, यानी 9 टाइम्स कम हो जाएगा। रेडियस को 2 गुना बढ़ाया गया, तो ये 2 गुना कम हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ही होता है कि एक जितने गुना बढ़ेगा दूसरा उतने ही गुना कम होगा। तो फोर्स को और 2 गुना कम कर लो, 18 न्यूटन, विच इज, एक सेकेंड, ये क्या कर दिया मैंने? 18 न्यूटन थोड़े होगा, 18 नीचे वाला आएगा तो ये 2 न्यूटन होगा ना, 2 न्यूटन। तो 2 न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कहता है द फोर्स एफ ऑन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर, अच्छा, मूविंग इन अ मीडियम विथ वेलोसिटी वी इज गिवन बाई, अच्छा जी, एफ इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर इंटू वी। ये तो क्लास में हमने किया, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ईटा आपको चाहिए, तो ये चाहिए, तो आप क्या करेंगे? फोर्स अपॉन 6 पाई आर वी करेंगे। अगर आपको ईटा का डायमेंशनल फार्मूला चाहिए तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिखिए, ml t-2। 6 पाई का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा, है ना, उसका डायमेंशनल फार्मूला 1 हो जाएगा। मास में भी 0, एल में भी 0, टी में भी 0, लेकिन आर का एल होगा, रेडियस इज अ काइंड ऑफ लेंथ, और दोस्तों वेलोसिटी का एल टी माइनस 1 होगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि एल से जो एल है एक तो कैंसिल हो गया, एक एम बचा, ये एल ऊपर जाके एल टू दी पावर -1 बनेगा, और ये ऊपर जाके टी टू दी पावर 1 बनेगा, तो मिला जुला के ये हो जाएगा टी टू दी पावर -1। ठीक है, तो एम एल -1 टी -1, एम एल -1 टी -1, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कहता है कि फोर्स इज इक्वल्स टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी। हाँ ठीक है, टी जो है वो टाइम है, फैक्टर डायमेंशनलेस, द फैक्टर विच इज डायमेंशनलेस इफ अल्फा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट्स। अच्छा, मैंने ये बताना है कि इनमें से कौन सा है जो डायमेंशनलेस होगा। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं ना, अल्फा और बीटा का डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं। तो एक बात तो कंफर्म है कि ये भी फोर्स होगा और ये भी फोर्स होगा, क्योंकि दो उन्हीं लोगों को ऐड किया जा सकता है जिनका डायमेंशनल फार्मूला सेम हो, जो सेम फिजिकल क्वांटिटी हो। ठीक है, और दोनों को ऐड करने पर भी आपको सेम ही फिजिकल क्वांटिटी मिलेगा, मतलब फोर्स प्लस फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ही मिलेगा। तो हम एक बात तो जरूर कह सकते हैं कि अल्फा इंटू टी स्क्वायर का जो डायमेंशनल फार्मूला वही होगा जो फोर्स का होता है। मैं लिख देता हूँ अभी फ़िलहाल, वही होगा जो फोर्स का होता है। तो दोस्तों यहाँ से अल्फा का डायमेंशनल फार्मूला अगर तुम निकालोगे तो फोर्स अपॉन टी स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला लिखना होगा। फोर्स हो जाएगा ml t-2, और टी स्क्वायर हो जाएगा टी का स्क्वायर। ठीक है, टी का स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा अल्फा। सही है, अल्फा। ठीक है, अब ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा आपका ml t⁻⁻4। सही है, ml t⁻⁻4। अब बीटा का निकालते हैं, तो हम ये जानते हैं कि ये और ये दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा, तो हम लिखेंगे अगेन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बीटा टी विल बी इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। अब यहाँ से अगर आपको बीटा का डायमेंशनल फार्मूला चाहिए तो आप टी को नीचे लेके चले जाएंगे, फोर्स का होता है mlt-2 और टाइम का हो जाएगा टी। समझ गए आप? बीटा का डायमेंशनल फार्मूला ये रहेगा। अब यहाँ से टी ऊपर जाएगा तो t⁻³ बनेगा। तो दोस्तों बीटा का डायमेंशनल फार्मूला आया mlt माइनस, ये ऊपर जाके इसको -3 बना देगा, है ना। अब देखो क्या है कि कौन सा डायमेंशन लेस होगा, तो देखो ना अल्फा और बीटा को थोड़ा कंपेयर करो। आपको नहीं लग रहा है कि अगर हम इसको टी से खाली डिवाइड कर दें तो ये भी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा? आप समझ रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ है कि अगर हम दोस्तों बीटा के डायमेंशनल फार्मूला को टी से खाली डिवाइड कर दे तो हमको मिल जाएगा अल्फा का डायमेंशनल फार्मूला। आई बात समझ में? अब ना
एक साइड में करने की कोशिश करो सबको। तो एक काम ये कर लो कि टी को ऊपर लेके चले जाओ और बीटा को नीचे लेके चले जाओ। तो इधर इस साइड में 1 बचेगा और ये हो जाएगा अल्फा टी डिवाइडेड बाई बीटा। क्लियर है? अल्फा टी डिवाइडेड बाई बीटा जो होगा वो डायमेंशन लेस होगा। तो अल्फा टी डिवाइडेड बाई बीटा किस में है? अल्फा टी डिवाइडेड बाई बीटा ऑप्शन नंबर बी में है। अब समझ रहे ना क्या हुआ? मैंने थोड़ा सा इसको देखा, दोनों को कंपेयर किया तो पता चला यार कि दोनों तो लगभग सेम ही है, बस इसमें डिवाइडेड बाई टी कर दिया जाए ना तो ये बन जाएगा ना। तो इसीलिए मैंने क्या किया, बीटा को टी से डिवाइड कर दिया तो वो अल्फा बन जाएगा। बात सही है, ठीक है। और ये पता करना था कि किसका मतलब डायमेंशनल फार्मूला 1 आना चाहिए, क्योंकि डायमेंशन लेस पता करना है ना, तो डायमेंशन लेस का मतलब डायमेंशनल फार्मूला 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन कह रहा है कि शीट ऑफ एरिया 40 मीटर स्क्वायर इज यूज्ड टू मेक एन ओपन टैंक विथ ए स्क्वायर बेस। अच्छा, मतलब आपको एक 40 मीटर स्क्वायर का 40 मीटर स्क्वायर का एक शीट दिया हुआ है और उसी से आपको बनाना है एक टैंक, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जो हम टैंक बनाएंगे उसका बेस जो है वो स्क्वायर टाइप का होना चाहिए, बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ऐसा ऐसा करके कुछ होगा, ठीक है ठीक है ठीक है। और अब हम इसको ऐसे ऐसे मिला देते हैं। अब एक बात तो है कि ऊपर से खुला हुआ है। अब इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा, जिसमें एक फेस नीचे है और 4 फेस साइड में है, वो मिला के होने चाहिए 40 मीटर स्क्वायर। अब चूंकि इसका बेस जो है वो स्क्वायर है तो एक काम करते हैं, हम ये ए मान लेते हैं, ये मान लेते हैं, लेकिन हाइट को हम कुछ बी मान लेते हैं। क्यूबिकल नहीं बोला है इसने, बोला है बेस स्क्वायर होना चाहिए, तो हाइट तो कुछ भी हो सकता है। अब बताओ इसका सरफेस एरिया कितना होगा। तो सबसे पहले बेस का बताओ कितना होगा, तो ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, किसी भी साइड वाले फेस का बताओ। तो लंबाई है ए और ऊंचाई जो है वो बी है, तो ए इंटू बी होगा। सामने वाले का भी बताओ तो ए इंटू बी होगा, साइड वाले का भी बताओ तो ए इंटू बी होगा, और पीछे वाले का भी कितना होगा, तो ए इंटू बी। यानी ये हो जाएगा 4 इंटू ए बी। क्लियर है? और ये कितना दिया है? ये दिया है 40 मीटर स्क्वायर। चलो हटाओ, मैं सिर्फ 40 लिखता हूँ। याद रहे कि जो भी चीज़ें आएंगी लेंथ के लिए वो मीटर में आएंगी, ठीक है, सही है। अब हमसे कहता है कि हमको वॉल्यूम ना मैक्सिमम चाहिए, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो ए इंटू बी होगा, विच इज ए स्क्वायर इंटू बी, ठीक है। अब हमको वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, तो हम लिखेंगे फॉर वॉल्यूम टू बी क्या मैक्सिमम। किसी भी चीज़ को मैक्सिमम या मिनिमम करना हो तो उसको डिफ्रेंशिएट करके 0 से इक्वेट कराएंगे। अब दोस्तों डी वी बाई, लेकिन यहाँ पर ना दो वेरिएबल्स आ गई, ए और बी दोनों वेरिएबल है, ठीक है। तो हमको किसी एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, यहाँ से कोशिश करते या तो हम ए निकाल लें नहीं तो बी निकाल लें। तो हमारे लिए देखो ए निकालना मुश्किल होगा, क्योंकि ए निकालोगे ना तो एक ए रह जाएगा इसमें। बी निकाल लो, बी आसानी से निकल जाएगा। ए स्क्वायर को इधर भेज दो और 4a को नीचे भेज दो, तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा 40 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4a। तब एक काम ये कर सकते हैं हम लोग कि ए स्क्वायर को रहने देते हैं और बी की जगह पे हम रखते हैं 40 माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a। अच्छा, एक ए से एक ए तो कैंसिल हो जा रहा है, ये देखो इससे ये कैंसिल हो गया। तो मिला जुला के एक काम करो ना, ए को अंदर भी भेज दो। तो दोस्तों वॉल्यूम आपको आपका मिला 40a माइनस ए का क्यूब और डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो डी बाई अब एक ही वेरिएबल आ गया ए, तो डी वी बाई डी ए को आप कर दीजिए 0, ठीक है। अब 1/4 जो है वो तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, 1/4 को आप ऐसे ही रहने दें। और 40 पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ए का डिफ्रेंशिएशन ए के रेस्पेक्ट में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस का साइन देना। और ए क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3a स्क्वायर, है ना, पावर सामने आएगा, पावर में से 1 माइनस होगा और अल्टीमेटली ये हो जाएगा आपका 0। 1/4 को तो उधर भेज दो, कहानी खत्म हो गया। अब यहाँ से 3a स्क्वायर को अगर आप उधर भेजेंगे तो दोस्तों 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 40 होगा और a इज इक्वल टू हो जाएगा √40/3। हालांकि सामने में प्लस माइनस आना चाहिए, जब भी स्क्वायर उधर जाएगा रूट बनता है, लेकिन हम साइड का लेंथ निकाल रहे हैं, वो कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो √40/3 मीटर विल बी द आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, आगे बढ़े, वेरी गुड। द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस इज डबल ऑफ द आइदर ऑफ फोर्स। अच्छा,
द एंगल बिटवीन देम इज। अब दोस्तों क्या है कि दो फोर्सेस है, मान लो F1 है, F1 है, एक F2 है, और ये दोनों इक्वल है, तो मान लो ये भी x है, ये भी x है, ठीक। अब जो रिजल्टेंट आता है, नेट फोर्स आता है, उनका रिजल्टेंट सॉरी उसका मैग्नीट्यूड इनका डबल है, यानी समथिंग 2x है। तो कह रहा है कि कितना होगा दोनों के बीच का एंगल। भाई तो देख के ही पता चल रहा है, एक्स एक्स 2x कब होगा, जब सेम डायरेक्शन में हो। सेम डायरेक्शन हो का मतलब 0 डिग्री, कोई भी फॉर्मूला हम काहे लगाएंगे, पागल हैं, देख के नहीं पता चल रहा है। अरे रिजल्टेंट के लिए इन दोनों को सीधा सीधा जोड़ा गया है भाई, और सीधा सीधा सिर्फ तभी जोड़ा जा सकता है जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो। तो द आंसर इज कितना 0 डिग्री, विच इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट द पॉइंट इज 16 न्यूटन। दो फोर्स है, अच्छा उनके मैग्नीट्यूड को जोड़ोगे ना तो 16 न्यूटन मिलेगा, यानी F1 प्लस F2 इज इक्वल टू आ रहा है 16 न्यूटन। वेरी गुड। द रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स एंड हैज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ 8 न्यूटन। अच्छा जी, समझना, तो एक छोटा फोर्स होगा, एक बड़ा फोर्स होगा, तो मान लो यही छोटा फोर्स है, F1 ही जो है वो छोटा फोर्स है, तो रिजल्टेंट छोटे वाले फोर्स के परपेंडिकुलर है ना, रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस परपेंडिकुलर, तो इधर कहीं होगा, और इसका मैग्नीट्यूड है 8 न्यूटन, तो जाहिर सी बात है F2 शक्ल से कुछ ऐसा दिखना चाहिए। समझ गया। फिर क्या कहता है कि द स्मॉलर फोर्स इज ऑफ मैग्नीट्यूड x, इसका मैग्नीट्यूड बेचारे का x है, देन वैल्यू ऑफ x, मतलब आपको F1 की वैल्यू बतानी है, यही है, F1 की वैल्यू बता देनी है कितनी है। तो क्या करें दोस्तों, एक काम करो ना, इस F2 को F1 के टर्म में लिखो, तो बताओ F2 कितना हो जाएगा, तो 16 माइनस F1, ठीक है। तो F2 हो गया तुम्हारा 16 माइनस F1। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 16 माइनस F1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर, ठीक है। मैंने F1 को x नहीं लिखा है, F1 को F1 ही रहने दिया है। अब इसको तोड़ो, तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो दोस्तों 16 का स्क्वायर 256 होता है, तो 256 माइनस F1 स्क्वायर प्लस नहीं 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 सॉरी, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना ये, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस 32F1 हो जाएगा, 2ab करोगे तो इज इक्वल्स टू 64, और प्लस में आ रहा है F1 का स्क्वायर, और दोस्तों F1 के स्क्वायर से F1 का स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करिए, 32F1 को इधर लेके आ जाइए और 64 को उधर लेके चले जाओ, तो दोस्तों 32F1 बनेगा 256 माइनस 64 है ना। अब ये कितना हो जाएगा, तो घटा के देख लो, 6 में से 4 गया 2 बचेगा, 15 में से 6 गया 9 बचेगा, और 192 आ जाएगा, तो 32F1 इज इक्वल टू 192, और F1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 192 डिवाइडेड बाई 32। 2 से अगर तुमने काट दिया तो ये 16 बार में जाएगा, और 2 से काटोगे तो ये कितनी बार में जाएगा, 192 है ना, तो 145 146 बार में जाएगा, 146 टाइम्स में, आई थिंक सही है ना। नहीं नहीं नहीं, हाँ, अरे नहीं, गलत हो गया, गलत हो गया, कैसे 96 बार में ना जाएगा, 96 बार में जाएगा, सॉरी, ठीक है। और 16 छक 96, 16 85, 16 छक 96, यानी F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 6 न्यूटन इज द आंसर। 6 न्यूटन कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि वेक्टर ए जो है, वेक्टर ए जो है वो है तुम्हारा कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, और वेक्टर बी जो है वो है कॉस ओमेगा टी बाई 2 आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी बाई 2 और कितना जे कैप आर द फंक्शंस ऑफ टाइम, देन द वैल्यू ऑफ टी एट विच दे आर ऑर्थोगोनल। दोस्तों ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर होता है, और दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, हम यही करेंगे। तो हम लिखेंगे फॉर ए टू बी परपेंडिकुलर टू बी, ए डॉट बी शुड बी इक्वल टू 0।
अब यार डॉट प्रोडक्ट करने का मतलब ये होता है कि आई कैप और जे कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी बाई 2, है ना, प्लस प्लस साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी बाई 2, ऐसा, और इज इक्वल टू 0। अब एक और चीज़ समझना, ये लिखा हुआ है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का, है ना। तो यानी इस पूरे को हम लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2, है ना। इसको ए मान रहे हो ओमेगा टी को, और ओमेगा टी बाई 2 को बी मान रहे हो, है ना दोस्तों। तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी एंड ये आ जाएगा आपका 0, ठीक है। तो कॉस, अब इसमें से इसको घटाओगे तो ओमेगा टी बाई 2 ही तो बचेगा, इज इक्वल टू 0। अब यार कॉस कितने एंगल पे 0 होता है, तो 90 डिग्री पे, यानी पाई बाई 2। तो ओमेगा टी बाई 2 विल बी नथिंग बट पाई बाई 2, मतलब इसकी जगह पे हम 90 रख देंगे तो वो हमको मिल जाएगा 0, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या था भाई, हमसे पूछा था देन, हाँ टाइम पूछा है, तो टी पूछा रहा है। अच्छा एक बात है, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, यहीं पे कैंसिल कर लो। तो टी पूछ रहा है तो जस्ट ओमेगा को नीचे लेके चले जाओ, तो दोस्तों टी इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई ओमेगा, ठीक है, पाई बाई ओमेगा। पाई बाई ओमेगा कौन सा ऑप्शन है, तो इट इज ऑप्शन नंबर बी, समझ गए आप, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। कहता है, सेम क्वेश्चन रिपीट है, हाँ, कहता है कि इंटीग्रेट करिए किसको, इंटीग्रेट करिए अंडर रूट 3 माइनस 2s इंटू डी एस को, ठीक है। अब दोस्तों हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 3 माइनस 2s का पावर 1 बाई 2 इंटू डी एस। अब देखो ये एक लीनियर फंक्शन है, कहीं ना कहीं ए एक्स प्लस बी, क्या बोलते हो दोस्तों, ए की जगह पे -2 है, एक्स की जगह पे एस है। अरे जनरली हम लोग डी एक्स लेते थे ना, तो एक्स की जगह पे एस आ गया है, तो ए एक्स और प्लस बी, बी की जगह पे 3 है। तो लीनियर फंक्शन जब भी रहे तो हमने जैसे इंटीग्रेशन सीखा हम वैसे ही करेंगे, बस एक्स के कोफिशिएंट को बाहर निकाल के डिवाइड करेंगे, और यहाँ एक्स की जगह पे एस है। तो दोस्तों इंटीग्रेशन का तरीका ये होता है कि पावर में 1 ऐड करते हैं, तो 1 बाई 2 में 1 ऐड करोगे तो 3 बाई 2 हो जाएगा, और उसी पावर से डिवाइड करते हैं। लेकिन कहानी अभी ख़त्म हुई नहीं है दोस्तों, हम ना एस का कोफिशिएंट -2 उसको बाहर निकाल के डिवाइड भी करेंगे, आप समझ रहे हैं, हाँ, अब जाके प्लस सी लिखेंगे, ठीक है। अब देखो कमाल ये है कि 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस साइन को ऊपर लेके चले जाओ, है ना, तो नीचे में सिर्फ 3 बचेगा, तो 1 बाई 3 और 3 माइनस 2s टू द पावर 3 बाई 2 प्लस सी, ऐसा कोई ऑप्शन, हम माइनस साइन सामने भी तो आया है, हाँ ठीक है। तो -1 बाई 3, 3 माइनस 2s टू द पावर 3 बाई 2 चाहिए हमको, 2 बाई 3 नहीं चाहिए, 3 माइनस 2। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा इसका, क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करिए अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 18xy है, तो क्या किया जाए, क्या किया जाए भाई, dy बाई डी एक्स चाहिए ना, यानी x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए, पूरे इक्वेशन को लिखे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर dx बाई डी एक्स, लिखने की जरूरत नहीं है, सॉरी, अरे एक्स क्यूब को x के रेस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो जस्ट 3x स्क्वायर होगा, लेकिन जब y क्यूब को डिफ्रेंशिएट करोगे x के रेस्पेक्ट में तो 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स आएगा, ये बात पता है ना। y को हम x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो सिर्फ 3y स्क्वायर नहीं होगा, d दिस वेरिएबल डिवाइडेड बाई d दिस वेरिएबल, ठीक है। चलिए तो ये हो गया इज इक्वल टू 18, और x और y में मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा, तो x को डिफ्रेंशिएट करो दोस्तों तो 1 है ना, y को ऐसे ही छोड़ दो, प्लस का साइन दो, अब x को छोड़ दो और y का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dy बाई dx हो जाएगा, समझ गए आप। अब आपको dy बाई dx निकालना है, तो एक काम करिए आप इस 18 को अंदर भी भेज लीजिए, और ठीक है, ये 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू 18y प्लस 18x dy बाई dx, ठीक है। अब एक काम ये करिए कि आप dy बाई dx को एक साइड में रखिए, है ना,
हाँ, तो एक काम ये करिए, इसको आप ले आइए इधर और इसको ले जाइए उधर। तो आप बताइए, ये dy/dx अगर कॉमन हो गया तो इसमें क्या बचेगा, 3y² और उसमें क्या बचेगा, -18x। समझ गए आप, क्योंकि ये जब इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अब इसको उधर लेके जाओ तो 18y माइनस 3x² ऐसा करके हो जाएगा। अब इसको नीचे लेके चले जाओ, तो बताओ यहाँ से तुमको dy/dx कितना मिला, तो हमको मिला 18y माइनस 3x² डिवाइडेड बाई 3y² माइनस 18x। ठीक है, तो dy/dx कितना है, 18y माइनस 3x², 18y माइनस 3x² इसमें है और इसमें भी है, लेकिन नेगेटिव वाला तो इसी में है। यही वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। क्लियर, बढ़ते हैं आगे। दोस्तों ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक इक्वेशन गिवन है, p प्लस a डिवाइडेड बाई v² इज इक्वल टू b इंटू थीटा बाई v। ठीक है, p प्रेशर है, v वॉल्यूम है, और थीटा जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, मतलब टेम्परेचर है। ठीक है, a एंड b कॉन्स्टेंट्स है और आपको a का डायमेंशनल फार्मूला चाहिए। देखो यार, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, इसको और इसको ऐड किया गया है, यानी इन दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम होना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ उन्हीं दो लोगों को ऐड कर सकते हैं जिनका डायमेंशनल फार्मूला सेम हो। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला p इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई v²। क्लियर, अब a का डायमेंशनल फार्मूला अगर तुमको चाहिए दोस्तों, v² को इधर भेज दो, तो p और v² का डायमेंशनल फार्मूला। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपन एरिया, तो फोर्स का होता है mLT-2 और एरिया का होता है L²। क्लियर, और v का हो जाएगा L³ और उसका भी कर दो स्क्वायर। सही है, अब इसको कैलकुलेट कर लो, देख लो कितना आ रहा है। तो दोस्तों a का डायमेंशनल फार्मूला, मास तो बेचारा एकदम अकेला है, उसको रख लो, और ये देखो L⁶ है और ये L�7 और L² से कटेगा तो L⁵ बचेगा और T⁻⁻²। कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही है, m L⁵ T⁻²। क्लियर, अगला ऑप्शन कहता है कि turpentine oil is flowing through a tube of length L and radius R. The pressure difference between the two ends कुछ दिया है, viscosity of oil is given इतना। ठीक है, मतलब हमको तो इस फॉर्मूले से मतलब है। ठीक है, अभी हमने फ्लूइड मैकेनिक्स तो पढ़ा नहीं है कि उसके हम कॉम्प्लिकेशन में जाए कि वो क्या कहना चाह रहा है, हमको बस इतना पता है कि वो ये कहना चाह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला होता है क्या, बताओ, मैं नीचे लिख देता हूँ, क्या होता है बोलो, होता है ईटा इज इक्वल्स टू प्रेशर R² माइनस x² और डिवाइडेड बाई 4v इंटू एल। अब बस देख लो कि ये लोग है कौन से, p जो है वो प्रेशर है, प्रेशर है नहीं, प्रेशर का डिफरेंस है, तो कोई बात नहीं, डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर, तो प्रेशर में से प्रेशर को घटाओगे तो प्रेशर ही मिलेगा, तो ठीक है, p प्रेशर है, r क्या है, जाहिर सी बात है वो रेडियस होगा, l क्या है वो लेंथ ऑफ द ट्यूब होगा, वेरी गुड, और v क्या है, v क्या है वेलोसिटी होना चाहिए, कहाँ है, कहीं तो लिखा होगा, हाँ यहाँ लिखा है वेलोसिटी। x क्या है, तो डिस्टेंस है, x जो है वो डिस्टेंस है, तो हमसे पूछ रहा है कि इसका डायमेंशनल फार्मूला। तो दोस्तों प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे इनका डायमेंशनल फार्मूला R² माइनस x² का, 4 का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं आएगा, 4 का डायमेंशनल फार्मूला कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना, फिर v का डायमेंशनल फार्मूला लिख लेंगे, फिर l का डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं, प्रेशर क्या है, फोर्स अपन एरिया, तो mLT-2 और डिवाइडेड बाई L², प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला ये हो गया। R क्या है, रेडियस है, रेडियस एक लेंथ होगा, तो ये लेंथ का स्क्वायर है और ये भी लेंथ का स्क्वायर है, आप समझ रहे हैं, तो लेंथ के स्क्वायर में से लेंथ के स्क्वायर को माइनस करोगे तो लेंथ स्क्वायर ही तो मिलेगा, अरे 5 मीटर स्क्वायर में से 3 मीटर स्क्वायर को माइनस करोगे तो 2 मीटर स्क्वायर मिलेगा, यानी इस पूरे का डायमेंशनल फार्मूला लेंथ का स्क्वायर वाला ही आएगा, और डिवाइडेड बाई v का लिखेंगे LT-1 और l का तो l ही होगा, वेरी गुड। अब इसी को सॉल्व करो, आंसर आएगा तुम्हारा। तो दोस्तों इसमें कमाल तो ये हो रहा है कि ये L² से L² तो एकदम सीधा सीधा खड़े खड़े गायब, और ये L से ये L गायब, तो मिला जुला के देखा जाए तो ऊपर में हमको क्या मिल रहा है, हमको M अकेला मिल रहा है, M यार हमेशा ही अकेला मिलता है, कितना सिंगल आदमी है ये। T खोजो कहाँ है,
अच्छा तो t का पावर -1 से कटेगा तो ये t टू द पावर -1 बच जाएगा, और l यहाँ इकलौता l बचा हुआ है, तो ये l ऊपर जाके l का पावर -1 और t का पावर भी -1, तो ऐसा कुछ करके हो गया। तो ml -1 t -1 ml -1 t -1 विच इज ऑप्शन नंबर डी। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। कहता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 162 मिलीग्राम इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर, फाइंड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखो दोस्तों, फोर्स किस में दिया है? न्यूटन में, न्यूटन में, न्यूटन में, न्यूटन में। अब एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको फाइनल आंसर ऐसा यूनिट में चाहिए तो आप वैल्यूज को भी ऐसा यूनिट में ही पुट करेंगे। तो आप मुझको ये बताइए कि रेडियस कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर, तो इसको हम लिखेंगे 2, और सेंटी का मतलब 10 टू द पावर -2 होता है, तो इतना हो जाएगा। ठीक है, और बताओ, हाँ मास कितना दिया है? तो मास दिया है 162 मिलीग्राम। अब हमको इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, समझ रहे हैं आप? तो अब 1 मिनट में आपको समझाता हूँ। पहले तो मिली को गायब करो, तो 162 और मिली का मतलब 10 टू द पावर -3 ग्राम होता है। अब यहाँ हमको किलो चाहिए, किलो, किलो का मतलब 1000 होता है। तो हम क्या करें दोस्तों, हम इसमें 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई और 10 टू द पावर 3 से डिवाइड कर लें। अब देखो ये जो चीज़ है ये बन गया किलोग्राम। अब ये 10 टू द पावर 3 जो है ऊपर जाकर 10 टू द पावर -3 बनेगा, तो मिला जुला के 162 इंटू 10 टू द पावर -6 किलोग्राम। ठीक है, तो मास हो गया इतना। ऐसा यूनिट मास का किलोग्राम होता है, ध्यान रखना। ठीक है, फिर क्या कहता है, और क्या दिया है? 4 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी दिया हुआ है 4 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। तो 4, अब तरीका तो पता है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए दोस्तों हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18 से, लेकिन आप चाहें तो इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, किलो का मतलब 10 टू द पावर 3, समझ गए? 10 टू द पावर 3, फिर मीटर आ जाएगा, और घंटा का मतलब होता है 3600 सेकेंड। अब बात को समझ गए? अब इसमें क्या होगा कि 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना आएगा? ये 18 आएगा, और ये आएगा 5, तो हो गया ना 5/18। तो अगर डायरेक्ट याद है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ से बताओ तुमको वेलोसिटी कितना मिला। अच्छा, इसको और काटोगे तो 2 बार में जाएगा, और ये 9 टाइम्स में जाएगा, तो ये हो जाएगा 10/9 मीटर पर सेकेंड। अब हम सेंट्रीपिटल फोर्स लिख सकते हैं, विच इज m सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, नहीं सेंट्रीपिटल फोर्स, दोनों सेम ही होता है। मतलब दोनों सेम नहीं होता है, दोनों की वैल्यू सेम होती है। बस सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगता है वो सेंटर के टुवर्ड्स लगता है, वो एक रियल फोर्स होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर लगता है, और वो एक स्यूडो फोर्स होता है। क्या है वो सब देखेंगे बाद में, लेकिन फॉर्मूला दोनों का सेम होता है। तो ये हो जाएगा mv² अपॉन क्या, r। m की जगह पे रखिए जल्दी, तो 162 इंटू 10 टू द पावर -6 v²। तो दोस्तों v² का मतलब हो गया 10/9 का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई r। r r r r कहाँ है? r कहाँ है? r ये रहा, 2 इंटू 10 टू द पावर -2 है ना। अब देखो मैंने इसमें कहीं यूनिट नहीं रखा है, यहाँ मुझको किलोग्राम लिखना चाहिए, है ना दोस्तों। यहाँ मुझको मीटर पर सेकेंड, यहाँ मुझको मीटर लिखना चाहिए, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि मैं एकदम फाइनल में लास्ट में जाके न्यूटन लिखना चाहता हूँ। समझ गए? अब बस इसी को सॉल्व करो यार, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो एक बात बताओ, अगर 2 से हम इसको काटे तो कितनी बार में जाएगा? 160 होता तो 80, तो 81 बार में जाएगा। ओहो हो, अब ये देखो ये 81 और 9 का स्क्वायर भी तो 81 होता है, कैंसिल हो गया। क्या खूबसूरत आंसर मुझको मिला। क्या मिला ये भी देख लो। अब ये है 10 टू द पावर -2 से 10 टू द पावर -6 कटेगा, तो 10 टू द पावर -4 बचेगा। समझ गए आप? और यहाँ 10 टू द पावर -4 और यहाँ 10 टू द पावर 2 है, तो ये 10 टू द पावर -2 बचेगा। तो 10 टू द पावर -2 का मतलब हुआ 0.01 न्यूटन, विच इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है दोस्तों? वेरी गुड। क्वेश्चन कह रहा है कि x जो है वो t पे डिपेंड। देखो दोस्तों, x इंटू टी नहीं है, ये इंटू टी नहीं है, x t पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए लिखा हुआ x एज अ फंक्शन ऑफ t।
इसको ऐसा पढ़ा जाता है, लेकिन आप सिर्फ एक्स ही लिखिए, ठीक है। कितने लोग तो उसको एक्स इंटू टी मान लेंगे, है ना, ठीक है। वो बस बता रहा है कि एक्स जो है वो टी पर डिपेंड कर, बात सही भी है, देखो ना इधर टी तो है ही। वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है ए साइन टी प्लस बी कॉस स्क्वायर टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी, ऐसा करके। अब हमसे क्या पूछ रहा है, ए बी सी डिवाइडेड बाई डी। तो दोस्तों एक बात याद रखना यार, हम इन चार लोगों को ऐड कर रहे हैं, इसको 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 और इसको, तो चारों का डायमेंशनल फार्मूला वही होगा जो एक्स का डायमेंशनल फार्मूला है। और एक्स जो है वो क्या है, पोजीशन है, पोजीशन लेंथ, है ना। पोजीशन का मतलब क्या होता है कि ओरिजिन से वो कितनी दूरी पे है, कितने डिस्टेंस पे है, कितने लेंथ पे है। तो दोस्तों हम क्या क्या लिखेंगे ये बताओ। हम लिखेंगे कि ए साइन टी का जो डायमेंशनल फार्मूला वही होगा जो एक्स का है। अब यार साइन टी का डायमेंशनल फार्मूला कितना होगा, 1, बताया था ना, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा डायमेंशनल फार्मूला 1 होता है। यानी ए का डायमेंशनल फार्मूला वही होगा जो एक्स का डायमेंशनल फार्मूला विच इज एल, समझ गए। सिमिलरली इस पूरे का भी डायमेंशनल फार्मूला, इस पूरे का भी बी कॉस स्क्वायर टी का डायमेंशनल फार्मूला वही होगा जो एक्स का होता है। अब देखो कॉस टी का डायमेंशनल फार्मूला 1, तो कॉस स्क्वायर का भी तो 1 ही होगा ना, अरे 1 इंटू 1 1 ही होगा। तो इस पूरे का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा फिर से 1। तो बी का डायमेंशनल फार्मूला वही होगा जो एक्स का है, यानी एल हो जाएगा। तो बी का भी डायमेंशनल फार्मूला पता चलेगा सबका एल ही आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है, सी टी स्क्वायर, नहीं इसका नहीं आएगा, तो सी टी स्क्वायर है ना, तो हम लोग बोलेंगे कि सी टी स्क्वायर का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वही होगा जो एक्स का है, ठीक है। अब यहाँ से सी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो एक्स डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। तो दोस्तों एक्स जो है वो लेंथ है और ये टाइम है, तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा एल टी माइनस 2, समझ गए। उसके बाद आखिरी वाला कौन सा है, डी। तो डी का डायमेंशनल फार्मूला वही होगा जो एक्स का है, ठीक है। बारी बारी से सबका डायमेंशनल फार्मूला हम एक्स से इक्वेट करा रहे हैं। तो डी का डायमेंशनल फार्मूला वही होगा जो एक्स का है, यानी डी का डायमेंशनल फार्मूला भी क्या हो जाएगा, तो एल हो जाएगा। अब आइए क्या करना है हमको, ए बी सी डिवाइडेड बाई डी का डायमेंशनल फार्मूला। तो दोस्तों ए का कितना था, ए का कितना था, देखो ए का यहाँ था एल था, ठीक है, एल था। चलो बताओ बी का कितना था, तो बी का भी एल था। चलो बताओ सी का कितना था, तो सी का एल टी माइनस 2 था, सही है। और डिवाइडेड बाई डी का कितना था, तो डी का तो जस्ट एल ही था, एल ही था। अब क्या होगा, एक एल से एक एल जो है वो कैंसिल हो जाएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा एल स्क्वायर और टी टू दी पावर माइनस 2, एल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस 2 विच इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर दोस्तों, वेरी गुड। दोस्तों ये क्वेश्चन कह रहा है कि टाइम वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम, अच्छा इसने एंगुलर मोमेंटम को एच से डिनोट किया है, वेलोसिटी को सी से डिनोट किया है और टाइम को टी से डिनोट किया है, आर चोजन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, अच्छा जी, इंस्टेड ऑफ मास लेंथ एंड टाइम। तो हमारी दुनिया में फंडामेंटल क्वांटिटी मास लेंथ और टाइम है, ये कोई और दुनिया है, कोई और सिस्टम है, उसमें फंडामेंटल क्वांटिटी चुना गया, टाइम को, वेलोसिटी को और एंगुलर मोमेंटम को, ठीक है। तो कहता है इन टर्म्स ऑफ दीज डायमेंशंस ऑफ मास वुड भी कितना, मतलब मास जो है वो इन तीनों पे कैसे डिपेंड करेगा। तो हम मान के चलते हैं कि मास का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा दोस्तों वो टी का पावर कुछ एक्स ले लो और सी का पावर कुछ वाई ले लो और एच का पावर कुछ जेड ले लो, है ना। ए बी सी मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि सी यहाँ भी तो है, ठीक है। अब क्या किया जाए भैया, दोनों साइड का डायमेंशनल फार्मूला इक्वेट कराओ। तो मास का पावर 1, लेंथ का 0, टी का 0, इधर क्या है टी का तो x है तो रहेगा। सी वेलोसिटी है, तो दोस्तों वेलोसिटी होता है एल टी माइनस 1 का पावर y। h क्या है, एंगुलर मोमेंटम, और याद है एंगुलर मोमेंटम एम भी आर होता है, एम भी आर होता है, तो m का तो m ही रहेगा, v का एल टी माइनस 1 हो जाएगा। और r क्या है, r इज अ काइंड ऑफ लेंथ, अरे रेडियस जो होता है लेंथ ही तो होता है, तो बगल में लेंथ ना लिख के इसी को स्क्वायर कर लो और इसका पावर है z, सही है। अब इकट्ठा करो सारा m, सारा l और सारा t, तो m टू दी पावर कितना है दोस्तों, तो m टू दी पावर z है, सही है। l का पावर कितना है, तो l टू दी पावर यहाँ पर y है और यहाँ पर 2z है, वेरी गुड, तो 2z है। और t का पावर यहाँ पे है x, यहाँ पे है माइनस y और दोस्तों वहाँ पे है माइनस z, ठीक है।
कंपेयर किया जाए तो दोस्तों यहाँ m का पावर, ये क्या है, z है ना, ये z है, z है, z है, z है, m का पावर z है और m का पावर 1 है। इसका मतलब z इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, z इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। व्हाट डज इट मीन, z किसका पावर था, h का पावर, यानी h का पावर 1 होगा। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये तो नहीं होगा, छांट लिया एक हमने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब y प्लस 2z, y प्लस 2z इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। z की जगह पे तो हमने 1 लिखा है, तो y प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। और दोस्तों यहाँ से आपको y इज इक्वल टू मिलेगा -2। इसका मतलब हुआ c का पावर -2 होना चाहिए, और c का पावर -2 इसमें नहीं है, ये छट गया, वो 2 बच गया। इसका मतलब सब निकलवा ही लेगा तुमसे, है ना। तो आखिरी वाला देखो, क्या है, x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ t का पावर 0 है। अब x हमको निकालना है, माइनस वाई की जगह पे -2 रखिए, माइनस जेड की जगह पे 1 रखिए, इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, तो ये है, हो गया 2 - 1 1, इधर जाएगा -1, तो x -1 है। इसका मतलब हुआ कि m जो होना चाहिए ना, बताओ दोस्तों, t का पावर कितना, -1 होना चाहिए। अरे t का पावर x है ना, और x की वैल्यू -1 है। और बताइए c का पावर कितना, y, और y की वैल्यू है -2, और h का पावर कितना, z की वैल्यू है 1 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो t टू द पावर -1 c टू द पावर -2, और ये ऑप्शन नंबर इसका c रहेगा सही। ठीक है, बढ़े आगे, वेरी गुड। कहता है स्पीड, एक्सेलरेशन एंड फोर्स आर कंसिडर्ड एज फंडामेंटल यूनिट्स। द डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस, याद है यंग्स मॉडुलस का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होता है जो प्रेशर का होता है। ठीक है, मॉडुलस ऐसा कुछ दिख गया फिजिक्स में, तो प्रेशर वाला उसका डायमेंशनल फार्मूला होता है। प्रेशर हो गया, स्ट्रेस हो गया, और बहुत सारा मॉडुलस, यंग्स के अलावा भी और भी मॉडुलस हैं, बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, सबका डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। तो बल्क मॉडुलस को हम, सॉरी, यंग्स मॉडुलस को हम डिनोट कर लेते हैं वाई से। तो मान लो दोस्तों वाई जो है ना, उसका डायमेंशनल फार्मूला v का पावर x, ए बी सी ले लो ना, v का पावर a, एक्सेलरेशन का पावर, एक्सेलरेशन को कैपिटल ए से डिनोट किया, ठीक है, बढ़िया है। तो एक्सेलरेशन को कैपिटल ए, तो कैपिटल ए का पावर b, और फोर्स का पावर कितना, c। ठीक है, फोर्स का पावर c। अब हम क्या करेंगे, यंग्स मॉडुलस प्रेशर वाला डायमेंशन लेता है, तो प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स होता है mlt -2, और एरिया होता है L² इज इक्वल्स टू, ये वेलोसिटी है ना या स्पीड है, तो स्पीड का LT -1 होगा, पावर ए क्या है, एक्सेलरेशन, तो LT -2 होगा, पावर b, और फोर्स क्या है, MLT -2, पावर c। वेरी गुड। अब देखो, एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा, ये L ऊपर जाएगा, तो ML टू दी पावर -1 T टू दी पावर -2 इज इक्वल्स टू, कैलकुलेट करो तो दोस्तों M तो एक ही है, बस C। L जो है यहाँ पे पावर उसका A है, यहाँ पे पावर उसका B है, और वहाँ पे पावर उसका C है। वेरी गुड, A प्लस B प्लस C। टाइम को अगर देखोगे तो यहाँ पे -A है, यहाँ पे -2B है, और यहाँ पे -2C है। कंपेयर करो तो एक बात तो समझ में आ गया कि C की जो वैल्यू होगी दोस्तों, M का पावर C और यहाँ M का पावर 1 है, तो C की वैल्यू 1 होगी। इसका मतलब ये है F का पावर 1 होना चाहिए, और F का पावर 1 इसमें है और इसमें है, तो दो लोगों को छांट लो। देखो ये करा जाता है, इससे क्या होता है ना कि हो सकता है कि अब अगले ही स्टेप में कहीं इन दोनों में से एक छट जाए तो आंसर आ जाए, है ना। चलिए ठीक है, अब हम क्या करें, तो A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू कितना है, -1 है, तो -1 लिखें, वेरी गुड। और -A -2B सॉरी, -A -2B -2C इज इक्वल टू कितना है, तो -2 है, ऐसा करके अब सॉल्व करना है। तो दोस्तों अगर मैं एक काम करूँ ना, इस वाले इक्वेशन में, जैसे इसको मैं 1 कह दूँ और इसको मैं 2 कह दूँ, चाहे काम करो इसको 2 3 कह दो, इसको 1 कह दो, सही है, हो सकता है इसका भी जरूरत पड़े। तो इस वाले इक्वेशन में देखो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ऊपर वाले को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूँ ना, तो ये देखो ना, ये 2b प्लस में, ये 2b माइनस में कैंसिल, ये 2c प्लस में और 2c माइनस में कैंसिल, तो सिर्फ a मिल जाएगा हमको, ठीक है। और ये a यहाँ है, c वहाँ है, वैल्यू पुट करके b निकाल लेंगे। तो मिला जुला के देखा जाए दोस्तों,
तो अगर इक्वेशन नंबर 2 में तुम 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 3 को ऐड करोगे तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया आपने तो 2a माइनस ए कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। अच्छा, प्लस 2b माइनस 2b कैंसिल, प्लस 2c माइनस 2c कैंसिल, तो जस्ट इज इक्वल्स टू -2 तो ये -4 हो जाएगा। तो a इज इक्वल्स टू -4 आ रहा है। तो -4 किस में? अच्छा, -4 दोनों में है, वाह। तो यहाँ से भी कुछ नहीं निकला, यानी अब आपको b निकालना पड़ेगा। तो b निकालने के लिए आप इक्वेशन नंबर 2 देख लो। तो बाई इक्वेशन 2 हम a की जगह पे रखते हैं -4, b की जगह पे रखते हैं b और c की जगह पे रखते हैं 1 इज इक्वल्स टू कितना है, -1 है ना, -1 है। तो b इज इक्वल्स टू कितना आएगा? तो यहाँ से हमको मिलने जा रहा है -3 और -3 इधर आके बनेगा +3 और +3 में से 1 गया तो मिलेगा हमको 2, यानी b इज इक्वल्स टू 2 आ रहा है। तो फाइनली a कितना आ रहा है? a जो आ रहा है वो कहाँ गया? हाँ, a -4 b 2, तो यही तो है, यही वाला तो ऑप्शन रहेगा। मतलब अगर आप फाइनल आंसर लिखेंगे कि यंग्स मॉडुलस होगा कितना, तो वो कितना हो जाएगा? देखो, वेलोसिटी का पावर a है, तो वेलोसिटी का पावर a का मतलब हो गया -4। और बताओ, एक्सेलरेशन का पावर b है और b की वैल्यू कितनी है? 2 है। और फोर्स का पावर c है और c की वैल्यू 1 है। तो f ऐसा हो जाएगा कुछ। ठीक है, आगे बढ़े। वेरी गुड। तो दोस्तों, क्वेश्चन कहता है कि इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, एक इक्वेशन दिया है y इज इक्वल्स टू 2a साइन और 2π(n)t डिवाइडेड बाई लैम्डा, फिर उसके बाद cos 2πx डिवाइडेड बाई लैम्डा, ऐसा इक्वेशन दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, आपको बताना इसमें से कौन सही नहीं है। और सबके बारे में दिया है कि y जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, a जो है वो एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो, है तो डिस्प्लेसमेंट ही। ठीक है तो डिस्प्लेसमेंट ही। उसके बाद बाकी और सब दिया हुआ है, टी जो है टाइम है, लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ है तो लेंथ ही। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एन कितना होगा, चाहे एक्स कितना होगा, चाहे एन टी कितना होगा, इतना कितना। अब देखो दोस्तों, एक बात कंफर्म है कि साइन के अंदर में ये जो कुछ भी लिखा हुआ है ये डायमेंशन लेस होगा। ये जो होगा वो कैसा होगा बताओ? डायमेंशन लेस होगा। और ना सिर्फ साइन के अंदर में बल्कि कॉस के अंदर में भी जो कुछ लिखा हुआ है वो भी डायमेंशन लेस होगा। तो कहने का मतलब है कि 2π(n)t डिवाइडेड बाई लैम्डा जो होगा ये पूरा का पूरा डायमेंशन लेस, और डायमेंशन लेस का मतलब 1, m⁴0 l⁴0 और t⁴0, हर चीज़ का पावर 0 है तो 1 आएगा। अब हमसे किसका किसका पूछ रहा है हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहली बात दोस्तों, सबसे पहली बात कि 2π का जो डायमेंशनल फार्मूला वो 1 आएगा। ठीक है, एक यूनिट लेस कांस्टेंट है तो इसको गायब करो। हमसे किसका पूछ रहा है? हमसे n का पूछ रहा है। तो एक काम करिए, n को आप इधर रखिए और लैम्डा को आप उधर लेके जाइए और t को आप नीचे लेके जाइए। तो दोस्तों लैम्डा क्या है? लैम्डा इज अ काइंड ऑफ लेंथ, अरे वेवलेंथ है। तो l और t है ना, और इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो वो आ जाएगा LT-1। इसका मतलब है कि ये वाला ऑप्शन सही है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें पूछा है कि विच इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, अगला वाला आके देखते हैं। अगले वाले में हमको पता करना है x का। अच्छा, पहले इसको बाद में चेक करेंगे, पहले यहाँ nt का देख लेते हैं, nt का। तो दोस्तों अगर हम बाई इक्वेशन 1 देखें तो अगर हम nt को रहने दे तो हम लैम्डा को इधर भेजेंगे। तो बताओ nt का डायमेंशनल फार्मूला कितना आएगा? वही जो डायमेंशनल फार्मूला लैम्डा का है, और लैम्डा लेंथ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि nt का भी डायमेंशनल फार्मूला होगा लेंथ वाला डायमेंशनल फार्मूला, और बिल्कुल ये लेंथ दिया भी है, तो ये भी सही है, लेकिन हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन तो नहीं रहेगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि n बाई लैम्डा हमको चाहिए। अच्छा दोस्तों, तो एक काम करो, फिर लिखो बाई इक्वेशन 1। तुम n बाई लैम्डा को रहने दो और t को नीचे भेज दो। तो बताओ n बाई लैम्डा का डायमेंशनल फार्मूला कितना होगा? तो ये 1/t हो जाएगा, है ना। और दोस्तों n बाई लैम्डा है ना 1/t, t तो टाइम है तो टाइम के लिए कैपिटल T ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा t⁻⁻1।
तो ये तो गलत है और यही तब हमारा सही ऑप्शन होगा। सही ऑप्शन यही होगा। लेकिन इसको भी चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको चेक कर लो। तो हम एक काम ये करेंगे कि हम इसको भी डायमेंशनलेस करते हैं। इसका मतलब हुआ 2π(x) डिवाइडेड बाई लैम्डा भी तो डायमेंशनलेस होगा, है ना। और 2π का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, तो हम इसको इग्नोर मारेंगे। हम कह देते हैं कि तुम हो 1, मतलब 2π का डायमेंशनल फार्मूला 1। अब x चाहिए तो लैम्डा को उधर भेज दो, तो x का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा लैम्डा के डायमेंशनल फार्मूला के बराबर। और दोस्तों लैम्डा लेंथ है तो l, ठीक है। तो ये भी सही है, तो ये सही है, ये सही है और ये सही है, लेकिन हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी। आई बात समझ में? वेरी गुड दोस्तों, आगे बढ़े। क्वेश्चन कहता है कि एक इक्वेशन दिया है x प्लस ए डिवाइडेड बाई वाई स्क्वेयर, है ना, और y माइनस बी इज इक्वल्स टू आर इंटू टी। एक्स जो है प्रेशर है, y जो है वॉल्यूम है, r जो है ये जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, t जो है टेम्परेचर है, फिजिकल क्वांटिटी इक्विवेलेंट टू a बाई बी। अच्छा, तो आपको a बाई बी बताना। देखो ये तो बहुत सिंपल है, इसका और इसका डायमेंशनल फार्मूला सेम होना चाहिए, क्योंकि दो क्वांटिटी को हम तभी ऐड कर सकते हैं जब उनका डायमेंशनल फार्मूला सेम हो। ठीक है, तो पहले एक काम करो, a डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला जो होगा वो x के डायमेंशनल फार्मूला की इक्वल होगा। तो a का डायमेंशनल फार्मूला x इंटू वाई स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला की इक्वल होगा। x क्या है दोस्तों? x क्या है? देखो x प्रेशर है, तो प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ये हो जाएगा mLT-2 और डिवाइडेड बाई l का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया x। और y क्या है? तो y जो है वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम है तो वॉल्यूम के लिए हम l का क्यूब लिखेंगे और फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये तो घिसा पिटा क्वेश्चन है, ये तो बार बार हो रहा है, बस यही है कि इसमें ट्विस्ट डाल दिया कि यहाँ p और v ना देके x और y दे दिया, है ना। ठीक है दोस्तों, तो आप देख पा रहे होंगे कैसे क्वेश्चंस रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, चलिए तो अब बताइए कि यहाँ से a का डायमेंशनल फार्मूला कितना आ रहा है। तो a का डायमेंशनल फार्मूला अगर आपको चाहिए तो आप देखिए ध्यान से, m तो बेचारा ऐसा अकेला है, यहाँ l है और यहाँ l का पावर 6 है, तो l टू द पावर 7, l टू द पावर 2 नीचे है, कट के बन जाएगा l टू द पावर 5। ठीक है, और उसके बाद t टू द पावर -2, तो a का तो हमने निकाल लिया। उसके बाद अब हम y माइनस बी में y और b दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है और हम सिर्फ उन्हीं दो लोगों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका डायमेंशनल फार्मूला सेम हो। तो हम बोल सकते हैं अगेन b का डायमेंशनल फार्मूला वही होगा जो y का डायमेंशनल फार्मूला। और y है क्या? तो y जो है दोस्तों, y जो है वो वॉल्यूम है। इसका मतलब b का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा l का क्यूब। हमसे क्या पूछा? हमसे पूछा कि a बाई बी कितना होगा। तो दोस्तों a बाई बी कितना होगा ये हमको बताना है। तो a की जगह पे हम रखेंगे ml टू दी पावर 5 t टू दी पावर -2 डिवाइडेड बाई b की जगह पे l का क्यूब रखा जाएगा। अब m l के क्यूब से ये कटेगा, l का पावर 2 आ जाएगा और t टू दी पावर अब बताओ ml/2t-2 किसका होता है? एनर्जी का या टॉर्क का? यही तो होता है। तो इसमें एनर्जी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर दोस्तों? वेरी गुड, आगे बढ़े। कहता है क्वांटिटी f इज गिवन बाय इतना इतना इतना, वेयर स्पीड ऑफ लाइट है c, g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, डायमेंशन ऑफ f तो हमको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले h, तो दोस्तों h की वैल्यू क्या होती है? 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। अब जूल और सेकेंड की सहायता से हम इसका ये डायमेंशन लिखेंगे। तो जूल होता है ml/2t-2 क्योंकि वो एनर्जी के लिए होता है, और s जो होता है जूल इंटू सेकेंड है तो s टाइम के लिए। तो मिला जुला के h का कितना आ गया दोस्तों? तो ये आ गया ml/2t-1। ठीक है, c जो है वो स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट है, तो उसका तो LT-1 ही रहेगा। ठीक है, वेरी गुड। और g जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो हम इसको देखकर डायमेंशनल फार्मूला लिख लेते हैं फटाक से। तो g का हो जाएगा कितना? न्यूटन फोर्स के लिए यूज होता है, तो mL/2 मीटर लेंथ के लिए तो l स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई किलोग्राम जो है वो मास के लिए यूज होता है, तो मास का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि m से m जो है वो कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो मिला जुला के m टू द पावर -1 l का क्यूब और t टू द पावर -2, तो ये हो जाएगा आपका
जी, सही है। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है अंडर रूट एच सी टू दी पावर 5 और डिवाइडेड बाई जी। दोस्तों एच की जगह पे क्या आएगा जल्दी बताओ, एच की जगह पे आएगा एम एल टू टी माइनस टू सी टू दी पावर 5। सी टू दी पावर 5 अगर तुम करोगे तो वो मिल जाएगा तुम्हारा एल टू दी पावर 5 और टी टू दी पावर -1। ठीक है, सॉरी -5। आप समझ रहे हैं, मैंने डायरेक्ट मैंने वो जो पावर 5 था उसको अंदर भेज के एल टू दी पावर 5 और टी टू दी पावर -5 कर लिया है। ठीक है, और डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू कितनी है, तो दोस्तों जी है m-1 एल क्यूब और t-2। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करो, देखो क्या आता है। तो बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पे एल स्क्वायर है ना, और यहाँ पे एल का क्यूब है, तो ये तो कट जाएगा, एक एल बचेगा और ये हो जाएगा एल टू दी पावर 4। सही है, m जो है ऊपर जाएगा, तो ये एम स्क्वायर बनेगा, है ना, पावर -1 है, ऊपर जाके पावर +1 बनेगा। ठीक है दोस्तों, एल जो था वो एल का पावर 4 बचा है, बाकी सब गायब हो चुका है। टी को काउंट करते हैं तो टी टू दी पावर -2 से टी टू दी पावर -2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बस बच जाएगा कितना दोस्तों, तो टी टू दी पावर -5, टी टू दी पावर -5। यहाँ कुछ तो प्रॉब्लम हो गया, कुछ तो प्रॉब्लम हो गया। एच की जगह पे हमने कितना रखा था, ये -1 है, वही तो गड़बड़ हो गया। ml2t -1 है और यहाँ गलती से मैंने -2 लिख दिया था। ठीक है, तो इसको सुधार लेते हैं, हम लिख लेते हैं कितना, -1। अब ये कटेगा नहीं, मतलब कटेगा, लेकिन नीचे में जो है वो पावर में -1 आ जाएगा, पावर में क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और ये टी टू दी पावर -1 से कटेगा तो ये टी टू दी पावर -4 बचेगा। सही है दोस्तों, तो ये टी टू दी पावर -4 बचा। अब रूट करोगे तो ये हो जाएगा m, ये हो जाएगा L2 और ये हो जाएगा t-2। ठीक है, तो ml2 t-2 किसका होता है, एनर्जी का होता है या टॉर्क का होता है, तो यही है ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही रहेगा, डी। आगे बढ़े दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि प्रेशर डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस एज इतना, मतलब एक इक्वेशन दिया है, अल्फा बीटा और कांस्टेंट है, जेड जो है वो डिस्टेंस है, ध्यान रखना जेड डिस्टेंस है, के बोल्जमैन कांस्टेंट है और थीटा टेम्परेचर है। तो पहले हम बोल्जमैन कांस्टेंट को निपटा ले। तो बोल्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू हमने याद किया 1.38 इंटू 10⁻23 और जूल पर केल्विन होता है। तो दोस्तों बोल्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला, जूल किसके लिए यूज होता है, एनर्जी के लिए, तो ml2t-2 और नीचे में केल्विन टेम्परेचर के लिए यूज होता है, और टेम्परेचर का सिंबल भी हम के ही इस्तेमाल करते हैं। तो बस ये ऊपर चला जाएगा और हो जाएगा m L2t-2 और k-1। क्लियर दोस्तों, वेरी गुड। तो हमने बोल्जमैन कांस्टेंट देख लिया। अब देखो कहानी क्या है कि ये लिखा हुआ है p इज इक्वल्स टू अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा और e टू दी पावर, पता है ना exp समथिंग लिखा है, इसका मतलब e टू दी पावर लिखा हुआ है, तो e टू दी पावर -az डिवाइडेड बाई k इंटू थीटा। ठीक है, तो e टू दी पावर समथिंग है तो वो पूरा का पूरा समथिंग जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है। ये बात हम जानते हैं, ये बात हम भली भांति जानते हैं दोस्तों कि अगर e टू दी पावर x लिखा है ना, तो ये पूरा का पूरा e टू दी पावर x और ये x दोनों के दोनों डायमेंशन लेस होते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये बात बोलेंगे कि -a इंटू जेड डिवाइडेड बाई के इंटू थीटा जो है वो है डायमेंशन लेस, का मतलब 1। माइनस साइन इग्नोर करेंगे इसलिए क्योंकि ये -1 है और -1 एक यूनिटलेस कांस्टेंट है, तो उसको इग्नोर मारो। हमको किसका निकालना है, हमको ए का निकालना होगा, है ना, ए नहीं अल्फा है, एक्चुअली ये अल्फा लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है, चलिए हम इसको अल्फा ही कह लेते हैं। ठीक है, तो हमको अल्फा का डायमेंशनल फार्मूला निकालना होगा। ठीक है, तो बताओ अल्फा का डायमेंशनल फार्मूला कितना आएगा, तो ऊपर जाएगा k इंटू थीटा और डिवाइडेड बाई नीचे में z।
के बोल्जमैन कांस्टेंट है, उसका डायमेंशनल फार्मूला लिखो ml2t-2k-1, तो ml2t-2k-1। थीटा जो है वो टेम्परेचर है, यहाँ लिखा हुआ है, तो टेम्परेचर के लिए हम लोग के यूज़ कर लेंगे, और जेड जो है वो डिस्टेंस है, तो उसके लिए हम लोग एल यूज़ कर लेंगे। अब दोस्तों ये के से ये के कैंसिल हो जाएगा, है ना, अरे के का पावर 1 है और के का पावर -1 है, तो के टू द पावर 0 हो जाएगा, एक एल से एक एल भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका अल्फा का डायमेंशनल फार्मूला आपको मिल रहा है कितना, तो mlt-2, ठीक है, mlt-2, ठीक है। अब आइए, अब देखिए, पूरे इक्वेशन को एक साथ देखिए, तो पूरे इक्वेशन को अगर एक साथ देखोगे तो इसका डायमेंशनल फार्मूला इस पूरे का डायमेंशनल फार्मूला इक्वल होगा, है ना, पूरे का मतलब यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ इक्वेशन है ना, तो क्या बोलेंगे, P का डायमेंशनल फार्मूला इस पूरे का डायमेंशनल फार्मूला इक्वल होगा, क्योंकि LHS और RHS का डायमेंशनल फार्मूला तो सेम होना ही चाहिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि P का डायमेंशनल फार्मूला वही होगा जो अल्फा बाई बीटा इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फा जेड डिवाइडेड बाई के इंटू थीटा होगा। अब देखो दोस्तों, ई टू द पावर समथिंग है ना, तो ये पूरा का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा 1, खत्म कहानी। अब बीटा को इधर भेजो, पी को नीचे भेजो, तो बीटा का डायमेंशनल फार्मूला जो होगा वो अल्फा डिवाइडेड बाई पी का डायमेंशनल फार्मूला होगा। अल्फा का हमने निकाला है mlt-2, तो ये हो जाएगा mlt-2, है ना, और प्रेशर है, पी क्या है, प्रेशर है, हाँ पी प्रेशर है, तो प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो ये हो जाएगा mlt-2 और डिवाइडेड बाई एल का स्क्वायर। अब देखो दोस्तों, mlt-2 और mlt-2 ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, ये तो पूरा का पूरा कैंसल आउट हो जाएगा, और ये एल स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो आंसर हो जाएगा जस्ट तुम्हारा एल स्क्वायर, ठीक है। तो एल स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बीटा इज इक्वल टू m0 l2 और t0, कौन सा ऑप्शन सही है, m0 l2 t0, तो ये वाला ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही रहेगा। आइए सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेई एडवांस का क्वेश्चन है, कहता है प्लैंक्स कांस्टेंट h है, स्पीड ऑफ लाइट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आर यूज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ लेंथ, अच्छा जी, एंड अ यूनिट ऑफ मास, अच्छी बात है, देन द करेक्ट ऑप्शन इज कितना। तो पहले देख लेते हैं कि लेंथ कैसे इन तीनों पर डिपेंड करता है, फिर मास इन तीनों पर कैसे डिपेंड करता है, फिर ढूंढेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं कि मान लो कि लेंथ जो है ना, पहले तो सबका डायमेंशनल फार्मूला लिख लो, तो h हम जानते हैं कि h होता है जूल इंटू सेकेंड, तो जूल के लिए जूल यूज होता है एनर्जी के लिए, तो ml2t-2, और सेकेंड टाइम के लिए तो ये हो जाएगा ml2t-1 हो जाएगा, सही है, तो h का हमने निकाल लिया। c का हमको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट है, तो lt-1 होगा, और g क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, तो न्यूटन का mlt-2, मीटर स्क्वायर का मतलब लेंथ का स्क्वायर, kg स्क्वायर का मतलब मास का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको कैंसिल करेंगे, तो g का डायमेंशनल फार्मूला देखिए हमको मिल रहा है, g का डायमेंशनल फार्मूला मिल रहा है, m ऊपर जाएगा तो m टू दी पावर -1, l का क्यूब और t टू दी पावर -2, t टू दी पावर -2, आई बात समझ में। तो तीनों लोगों का हमने डायमेंशनल फार्मूला लिख लिया। अब हम बोलेंगे कि लेंथ जो है उसका डायमेंशनल फार्मूला h, c और g पर कुछ इस तरीके से डिपेंड करता होगा, h का पावर a, c का पावर b और g का पावर c, ठीक है। अब लेंथ को हम क्या लिखेंगे, m0 l1 और t0, ठीक है। h के लिए लिखा जाएगा ml2t-1 का पावर a, c lt-1 का पावर b, है ना, lt-1 का पावर b, और g की जगह पे लिखा जाएगा m का पावर -1, l3 और t-2 टू दी पावर कितना c, ठीक है। अब इकट्ठा करो दोस्तों, इकट्ठा करो, तो ये हो जाएगा m0 l1 और t0, ठीक है। m का पावर यहाँ a है और उसमें -c है, ठीक है। l का पावर यहाँ कितना है, 2a है, यहाँ l का पावर कितना है, b है, l का पावर b है, और वहाँ l का पावर कितना है, तो 3c है। चलिए t को देखते हैं, तो t का पावर यहाँ पर कितना है,
तो माइनस ए है, यहाँ कितना है माइनस बी है, यहाँ माइनस टू सी है। कंपेयर करो दोस्तों, तो a माइनस सी इज इक्वल टू 0 आ रहा है। चलिए 2a प्लस बी प्लस 3c इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है, और माइनस ए माइनस बी माइनस 2c इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है। अब कोशिश करते हैं कि यहाँ a माइनस सी है ना, तो इसमें और इसमें भी हम a माइनस सी क्रिएट करें। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, b को कैंसिल करो दोस्तों। तो b को कैंसिल करोगे, ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसा हमने पहले भी किया है ना। b को कैंसिल करने के लिए बस 2 और 3 को ऐड कर लो, 2 और 3 को ऐड कर लो, तो b कैंसिल हो जाएगा। तो 2a माइनस ए कितना हो जाएगा a, और 3c माइनस ये c है ना, c है 3c माइनस 2c कितना हो जाएगा, तो प्लस c इज इक्वल टू इज इक्वल टू 1 आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 1 प्लस 0 तो 1 ही होता है, तो यहाँ पे आएगा 1। ठीक, अब इसको इक्वेशन नंबर कुछ 5 कह दो, 1 2 3 हो गया ना, 4 कह दो, लो ये इक्वेशन नंबर 4 है। अब तुम एक काम करो यार, ये a माइनस सी और ये a प्लस सी है, दोनों इक्वेशंस को सीधा सीधा ऐड करो। 1 प्लस 4 को ऐड करोगे तो देखो a मिलकर 2a हो जाएगा, और c कैंसिल हो जाएगा और 1 आ जाएगा, यानी a इज इक्वल टू आ गया कितना 1/2। क्लियर है। अब b निकालो, या पहले c निकाल लो। तो बाई इक्वेशन 1 लिखो, बाई इक्वेशन 1 लिखो। तो दोस्तों बाई इक्वेशन 1 लिखोगे तो क्या लिखोगे, a की जगह पे 1/2 लिखोगे, माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से c इज इक्वल टू 1/2 आया, यानी a भी 1/2 है, c भी 1/2 है। क्लियर है। अब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, b निकालेंगे। तो बाई इक्वेशन 3 कर लो, बाई इक्वेशन 3। क्लियर। तो दोस्तों माइनस a है, तो माइनस a की जगह पे हमको कितना रखना होगा, a की जगह 1/2 रखना होगा, तो माइनस 1/2। ठीक है। फिर माइनस b है, और b की जगह पे b ही तो निकालना है, तो रहने दो। फिर उसके बाद माइनस 2c है, तो माइनस 2, और c की जगह पे हमको कितना रखना है, तो वहाँ भी हमको 1/2 रखना है, और इज इक्वल्स टू 0 आएगा। अब दोस्तों ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो ये कितना है माइनस 1/2 माइनस 1, तो माइनस 3/2, और b उधर चला जाएगा, तो b इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 3/2। समझ गया। अब अगर हम l लिखना चाहें तो दोस्तों l कहाँ है, हाँ l इज इक्वल टू h टू द पावर a। ठीक है, तो हम लिखेंगे l का जो डायमेंशनल फार्मूला है h का पावर a, और a कितना है, तो a है 1/2, तो h टू द पावर 1/2। वेरी गुड। c टू द पावर b, और b कितना है, तो माइनस 3/2, तो c टू द पावर माइनस 3/2। ठीक है। g का पावर c, और c कितना है 1/2, तो दोस्तों g टू द पावर c, और c की जगह 1/2 लिखेंगे। अब देखो ध्यान से, हम यहाँ लिखेंगे h टू दी पावर 1/2 को यही रहने दो, g टू दी पावर 1/2 को यही रहने दो, लेकिन c टू दी पावर माइनस 3/2 को नीचे लेके चले जा, तो ये बन जाएगा c टू दी पावर 3/2। अच्छा, पावर में 1 अगर 1/2 रहे तो ये रूट होता है, तो मिला जुला के देखा जाए दोस्तों, तो l का जो डायमेंशनल फार्मूला आ रहा है वो कहीं ना कहीं रूट अंडर h और रूट अंडर g, तो दोनों को एक साथ मिला के लिख लो, तो रूट अंडर hg डिवाइडेड बाई और c टू दी पावर 3/2 इसके डायमेंशनल फार्मूला के इक्वल आ रहा है। तो मिला जुला के देखा जाए तो l डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h, और l डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g, और l इनवर्सली l डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर h, और l डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर g। ठीक है ना, रूट भी तो है, और l इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू c टू दी पावर 3/2। तो अब देखते हैं, l डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h ये भी सही होगा, और l डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर g ये भी सही होगा, और c वाला तो कुछ है नहीं, तो हो गया। लेकिन दोस्तों अब मास के लिए भी सेम काम करना पड़ेगा। अब बस यही है कि अब हम लिखेंगे दोस्तों कि मास जो है वो समथिंग है ना, h का पावर a। ठीक है, मतलब सेम चीज़ रिपीट करेंगे, बस यहाँ m आ जाएगा, h का पावर a, c का पावर b, और g का पावर कितना, तो c हो जाएगा। ठीक है, अब इसको लिखा जाएगा m का 1 l0 t0। ठीक है, और इसको ना मैं ये वाला स्टेप हटा के डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाता हूँ। ठीक है, आपको भी पता है कि इसको करने के बाद यही मिलेगा, तो कितना है m टू दी पावर a माइनस c है। ठीक है, l टू दी पावर 2a प्लस b प्लस 3c, 2a प्लस b प्लस 3c है। ठीक है, और t टू दी पावर कितना है, माइनस है, माइनस b माइनस 2c है, तो t टू दी पावर माइनस a माइनस b माइनस 2c है, 2c है, सही है, माइनस 2c है।
कंपेयर करो दोस्तों, जल्दी जल्दी कंपेयर करो। तो a माइनस सी को कंपेयर करोगे तो 1 आएगा, और 2a प्लस बी प्लस 3c को कंपेयर करोगे तो 0 आएगा, और माइनस ए माइनस बी माइनस 2c को कंपेयर करोगे तो 0 आएगा। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। पिछली बार की तरह 2 और 3 को दोस्तों ऐड करोगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a में से a गया a, 3a में से 2c गया, सॉरी 3c में से 2c गया, तो c इज इक्वल टू 0 आएगा। इसमें से इसको माइनस करोगे 0 आएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर कुछ 4 कह दो। अब दोस्तों इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 को सीधा सीधा ऐड करोगे तो ये c माइनस में c प्लस में कैंसिल हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 1 आएगा, और इस केस में भी a इज इक्वल टू 1/2 आ गया दोस्तों, ठीक है। अब आइए बात करते हैं बाई इक्वेशन 1। तो हम a की जगह पे क्या रखेंगे, 1/2 रखेंगे, माइनस c इज इक्वल टू 1 हो गया। अब c को इधर भेजो, 1 को इधर भेजो, तो ये c इज इक्वल टू हो जाएगा, पता है कितना, ये -1/2 हो जाएगा, ठीक है। 1 इधर आएगा तो -1 होगा, -1 प्लस 1/2, -1/2 हो जाएगा। वेरी गुड। अब एक काम करो, लिखो बाई इक्वेशन 3, है ना, माइनस a की जगह पे 1/2, ठीक है, माइनस b ही आपको निकालना है, और -2 c की जगह पे -1/2 रखोगे, इज इक्वल टू 0 आ गया। अब दोस्तों कहानी कुछ ऐसी है कि इस केस में 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो गया, आई बात समझ में। अब ये -1/2 माइनस बी, और ये माइनस माइनस मिलकर +1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब b को उधर भेज दोगे तो 1 -1/2, ये तो 1/2 आ रहा है, ठीक है। अब हम बिल्कुल तैयार हैं दोस्तों मास लिखने के लिए। तो कितना आएगा बताओ, h का पावर a की जगह पे कितना, तो 1/2, वेरी गुड। c का पावर b, और b कितना है 1/2, तो लिखो। और दोस्तों g टू दी पावर c है, और c कितना -1/2, तो g टू दी पावर -1/2, ठीक है। अब क्या है कि ये h टू दी पावर 1/2 ऊपर ही रह जाएगा, c टू दी पावर 1/2, लेकिन उसको नीचे लेके आ जाओगे तो g टू दी पावर 1/2 हो जाएगा। अरे ऊपर था तो -1/2 था, नीचे था, नीचे आएगा तो +1/2 बनेगा। अब ये भी रूट, ये भी रूट, ये भी रूट, तो इसको एक साथ लिख लो दोस्तों, एक साथ लिख लो, रूट अंडर HC अपॉन g। आप समझ गए, हाँ, यानी कि मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h है, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c है, और मास इन, एक सेकेंड, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर h है, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर c है, और मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर g है। मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है रूट अंडर सी, है ना दोस्तों, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर जी, इसका मतलब बी नंबर ऑप्शन तो दोस्तों नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा, ए, सी एंड डी। थोड़ा लेंदी था इसीलिए मैंने इसको लेवल 2 में डाला। आगे बढ़े दोस्तों, चलिए ये क्वेश्चन देखो, कहता है इफ द यूनिट ऑफ फोर्स इज, अच्छा कोई सिस्टम ऑफ यूनिट होगा जिसमें फोर्स का यूनिट है 2 न्यूटन। अब देखो जैसे सीजीएस में फोर्स का यूनिट कितना होता है, 1 डाइन होता है, 10 टू द पावर -5 न्यूटन। दोस्तों 1 डाइन 1 न्यूटन जो होता है वो 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। तो अब इसको इधर लेके जाओगे तो ये नीचे आ जाएगा ना, तो 1 डाइन कितना हो जाएगा, तो 10 टू द पावर -5 न्यूटन। तो कहने का मतलब है कि जैसे एसआई में फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, न्यूटन का मतलब 1 न्यूटन हुआ, सीजीएस में फोर्स का यूनिट 10 टू द पावर -5 न्यूटन होता है। वैसे ही कोई सिस्टम होगा किसी ने बनाया होगा, उसमें फोर्स का यूनिट 2 न्यूटन होता है ना, उसने उसके लिए फोर्स का यूनिट फ्यूटन होगा, एंड 1 फ्यूटन बराबर 2 न्यूटन। जैसे 1 डाइन बराबर 10 टू द पावर -5 न्यूटन, वैसे ही 1 फ्यूटन बराबर 2 न्यूटन। उसने लेंथ के लिए मीटर की जगह एक चीटर बनाया होगा, 1 चीटर, 2 चीटर, और 1 चीटर जो होगा वो 4 मीटर के बराबर होगा। आप समझ रहे हैं, मतलब उसका अपना मेजरमेंट का स्केल है। वेलोसिटी के लिए एसआई यूनिट में मीटर पर सेकंड यूज होता है, वो कह रहा है कि ना हम लोग 6 मीटर पर सेकंड को 1 चीटर पर सेकंड बोलेंगे, ठीक है, उसका अपना है। तो कह रहा है कि उसी में मास का यूनिट कितना केजी होगा। आप समझ रहे हैं, मास का कितना होगा ये बताना है। तो पहले तो एक काम करते हैं ना दोस्तों, पहले पता करो कि मास जो है फोर्स, लेंथ और वेलोसिटी पर डिपेंड कैसे करता है। तो मान लो मास जो है वो फोर्स का पावर ए, वेलोसिटी का पावर बी, है ना, और लेंथ का पावर सी, ऐसा मान लो। अब क्या करो, एक काम करो, सीक्वेंस में लिखो, पहले जो है उसको पहले लिखो, फोर्स का पावर ए और लेंथ का पावर बी और दोस्तों वेलोसिटी का पावर सी, ठीक है।
अब एक काम करिए, मास का पावर 1, लेंथ 0, टी 0, फोर्स का ml t माइनस 2 का पावर a, ये l का पावर b, और ये lt माइनस 1 का पावर c, ठीक है। m1 l0 t0। अब दोस्तों m यहाँ a है और तो कोई है नहीं, l यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ c है, और t यहाँ -2a है, इसमें नहीं है, और इसमें -c है, ठीक है। कंपेयर करोगे तो यहाँ m टू द पावर a है और यहाँ m टू द पावर 1 है, यानी a इज इक्वल टू 1 आ गया। a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, और दोस्तों -2a माइनस c इज इक्वल टू भी 0, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक की जगह पे, मतलब अगर हम इस वाले में यानी हम लिखते हैं बाई इक्वेशन 1 एंड, इसको इक्वेशन 2 बोल दो, इसको इक्वेशन 3 बोल दो, ठीक है दोस्तों। तो 1 एंड 3 है ना, तो हम क्या करें, -2 a की जगह 1 लिखो, माइनस c इज इक्वल टू 0 लिखो, ठीक है। अब इस माइनस c को इधर लेके चले जाओगे तो c इज इक्वल टू -2 आ गया। आई बात समझ में। अब हमको a पता चल गया, c पता चल गया, तो जाहिर सी बात है हम b निकाल सकते हैं। अब हम लिखेंगे बाई इक्वेशन कौन सा, 2 है ना। a की जगह पे हम लिख देते हैं 1, प्लस b की जगह पे हमको निकालना है तो रहने देते हैं, और प्लस c की जगह पे हम लिख देते हैं -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से आपको b इज इक्वल टू कितना मिलेगा, तो दोस्तों -1 इधर जाएगा, +1 बनेगा, b इज इक्वल टू 1 हो गया। इसका मतलब हमको पता चल गया मास जो है वो f का पावर a की जगह पे रखना है 1, a की जगह पे कितना रखना है दोस्तों, 1 रखना है, ठीक है। उसके बाद l का पावर b, और b की जगह पे भी 1 रखना है। उसके बाद v का पावर c, और c की जगह पे हमको रखना है -2। क्लियर। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लो इसके सिस्टम ऑफ यूनिट में मास का जो यूनिट होता है उसको हाथी बोला जाता है, तो हमको यही पता करना है कि एक हाथी जो है वो कितने केजी है। तो याद आ रहा है दोस्तों, ये हो गया तुम्हारा n1, ये हो गया u1, n2, u2, याद आ रहा है, यानी n2 तो निकालना है। कैसे निकाला जाएगा, तो हमने देखा था कि n2 इज इक्वल टू होता है n1, और उसके बाद अब f, l और v पे डिपेंड कर रहा है ना, तो f1 बाई f2 का पावर 1, L1 बाई L2 का पावर 1, और V1 बाई V2 का पावर -2, यही करेंगे। तो हम लिखेंगे F1 बाई F2 का पावर 1, दोस्तों L1 बाई L2 का पावर 1, और V1 बाई V2 का पावर कितना दोस्तों, तो -2, ठीक है। अब बताओ F1 L1 V1 क्या है, तो ये जो पहला वाला सिस्टम है उसमें फोर्स, लेंथ और वेलोसिटी का यूनिट। और पहले वाले सिस्टम में फोर्स है 2 न्यूटन, लेंथ है 4 मीटर, और वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और ये नीचे वाला क्या है, तो नीचे वाला है इस वाले सिस्टम में, और ये कौन सा सिस्टम है, ये ऐसा यूनिट है। अरे मास का ऐसा यूनिट ही तो केजी होता है। इसमें फोर्स, लेंथ और वेलोसिटी का यूनिट, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, लेंथ का मीटर, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। तो आइए वैल्यूज पुट करके हम लोग लिखते हैं। n1 की जगह कितना आ जाएगा, तो n1 की जगह तो 1 है ना, हमको 1 हाथी पता करना है कि कितना होता है। इसके यहाँ मास का यूनिट हाथी होता है, वो जाके दुकान पे कहता है कि मुझको आधा हाथी आलू चाहिए। समझ गए आप, वेरी गुड। तो इसकी जगह 1 लिखिए, और फोर्स की जगह कितना लेना था, 2 न्यूटन लेना था, और SI में सिर्फ न्यूटन होता है, पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेंथ इसके यहाँ कितना है, 4 मीटर है, और SI में मीटर होता है, पावर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके यहाँ 6 मीटर पर सेकंड, और हमारे यहाँ मीटर पर सेकंड, पावर -2। आपको बात समझ में आ गई बढ़िया से, वेरी गुड दोस्तों। तो यहाँ से n2 इज इक्वल टू कितना होगा, अब देखो न्यूटन से न्यूटन, मीटर से मीटर, मीटर पर सेकंड सब खत्म, तो ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा यहाँ 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 हो गया। और ये 6 का पावर -2 है दोस्तों, तो देखो 6 का पावर -2 का मतलब 1/6 का पावर 2, और 6 का पावर 2 का मतलब 36, तो 8 डिवाइडेड बाई 36, ये तुम्हारा n2 रहेगा। अब इसको काट कूट करोगे तो कितना आएगा, 4 से तो कट ही जाएगा, तो 2 9 चौका 36 होता है 2/9। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि 1 हाथी इज इक्वल टू आ रहा है, 1 हाथी इज इक्वल टू आ रहा है 2/9 kg। समझ गए आप, 2/9 kg। क्लियर है। तो इसके यहाँ जो
मास का यूनिट होगा वो 2/9 kg के बराबर होगा, 2/9 kg, विच इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, और चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी लेक्चर में। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच।